गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड में और आज हम जानेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में। और प्लांट एनाटॉमी में एनाटॉमी हम दो की पढ़ चुके हैं। सामान्य जो कॉमन एनाटॉमी है उसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। और जैसे एबनॉर्मल कंडीशन पाई जाती है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस वक्त, तो सेकेंडरी ग्रोथ एबनॉर्मल या असामान्य द्वितीयक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि, इन दोनों टॉपिक के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम और उसके बाद एनाटॉमी ऑफ लीफ, जो सामान्य जानकारियां हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पत्ती की आंतरिक संरचना से पहले हम पत्ती का जो बाह्य स्वरूप है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि शाखा पर जो इंटरनोड होती है ये वाली, इन दोनों के बीच एक नोड है और इस नोड पर इस प्रकार से पत्ती जो है लगी रहती है। ठीक है, ये पत्ती है। क्लियर? पत्ती में एक पेटियोल होता है सबसे नीचे की ओर और इस पेटियोल की सहायता से ही पत्ती जो है वो तने पर जुड़ी रहती है, यानी वृंत। ऐसी पत्ती जिसमें वृंत हो तो सहवृंत हो जाती है और पेटियोलेट, और अगर नहीं हो तो अवृंत हो जाती है, यानी कि सिसाइल। ये इसका किनारा है, मार्जिन ऑफ लीफ, यानी पत्ती का तट। ये इसका फलक है, लेमिना, और ये इसका एपेक्स है, लीफ एपेक्स। बीच में एक मिडरिब होती है और मिडरिब से लगी हुई लेटरल रिब्स होती है। ठीक है। डाइकोट पत्ती की संरचना इसी प्रकार की होती है। मोनोकोट में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो वेनेशन है, यानी कि जो शिराओं का विन्यास है, वो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर बहु समांतर, ठीक है, इस प्रकार की अवस्था पाई जाती है, यानी यहाँ से कई शिराएं निकलती हैं। जो मध्य में आप तो देख रहे हैं यहाँ पर एक शिरा, लेकिन मोनोकोट में कई शिराएं निकली होती हैं यहाँ से, आधार से, और उसके आधार पर कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों प्रकार की होती हैं, अभिसारी और अपसारी। ठीक है। तो पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे हम। इसकी टीएस जब हम निकालते हैं इस प्रकार से, तो टीएस के अंदर कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं पत्ती में, वही उसकी आंतरिक संरचना होगी। लेकिन पत्ती के प्रकारों के बारे में हम पहले समझ लेते हैं कि पत्ती किस प्रकार की होती है। पत्तियाँ जो पादप है उनमें पत्ती कौन कौन से प्रकार की होती है। तो जो डाइकोट होते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, डाइकोट लीफ, डाइकोट लीफ जो है वो कहलाती है पृष्ठाधारी पर्ण, द्विपृष्ठीय पर्ण। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? द्विपृष्ठीय पर्ण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम देखते हैं एपिडर्मिस दोनों, यानी कि लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, उन दोनों क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो तो कहलाती है द्विपृष्ठीय लीफ। अगर उन दोनों में कोई अंतर ना हो, यानी कि जिस प्रकार की ऊतक अपर एपिडर्मिस में हो उसी तरह के नीचे वाले में हो, तब कहलाती है वो एक पृष्ठीय पर्ण। ठीक है। समद्विपार्श्व पत्तियां, दोनों जो भाग हैं, यानी एक तो हो गई द्विपृष्ठीय, एक हो गई एक पृष्ठीय, और फिर आ जाती है समद्विपार्श्विक। तीन प्रकार इसके मुख्य हैं। ठीक है। तो द्विपृष्ठीय में ऊपर अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों में ऊतक विभेदन अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है। एक पृष्ठीय में दोनों में एक ही प्रकार के लगभग ऊतक पाए जाते हैं। और समद्विपार्श्वक वो होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर, यानी कि बीज के अंदर, बीच में जो ऊतक हैं, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, इसके अलावा मुख्य रूप से अगर देखा जाए जाइलम फ्लोएम को छोड़ करके जो पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं, मीजोफिल कोशिकाएं, उनमें अविभेदित अवस्था पाई जाती है, यानी कि विभेदन नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं पैलिसेड ऊतक होता है, स्पॉन्जी पेरेनकाइमा होता है, तो इसके अंदर अविभेदित पर्ण मध्योतक पाया जाता है।
तो अविभेदित है तो इसका मतलब ये है कि या तो केवल कौन से होंगे, पैलिसैड उत्तक होंगे, ठीक है, और या फिर क्या होंगे, केवल स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होंगे, यानी कि दोनों में से केवल एक प्रकार का होता है जब समद्विपार्श्विक होती है तब, ठीक है। अब पृष्ठाधारी पर्ण कौन कौन सी हैं, कैसी होती हैं आंतरिक संरचना में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पृष्ठाधारी डोर्सी वेंट्रल, इसे द्विपृष्ठीय भी कहते हैं, द्विपृष्ठीय या डोर्सी वेंट्रल एक ही बात है, ठीक है। पृष्ठाधारी पत्ती की मुख्य बातें ये है कि जो डाइकोट हैं अधिकतर किस में पाई जाती हैं, डाइकोट्स में, जो द्विबीजपत्री होते हैं उनके अंदर ये पृष्ठाधारी पत्ती पाई जाती है। तो पादप जो अक्ष है, जैसे ये पादप अक्ष है, तो इस पादप अक्ष के समानांतर इस प्रकार से क्या होती है, पत्ती व्यवस्थित होती है, ठीक है। पादप अक्ष के समकोण पर होती है और जो नीचे भूमि है उसके कैसे होगी, ये समानांतर होती है, ठीक है। तो भूमि सतह के समानांतर और पादप अक्ष के समकोण पर इस प्रकार की पत्ती जो है वो कहलाती है पृष्ठाधारी, यानी कि डोर्सी वेंट्रल, ठीक है। और इसमें अब देखिए जो इसकी ऊपरी सतह है, यानी ये वाली सतह है, इस सतह को प्रकाश की मात्रा निचली सतह की तुलना में अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। तो तीव्र प्रकाश प्राप्त होता है ऊपर वाली सतह को। इसके अलावा जो पर्णफलक की ऊपर और नीचे की जो एपिडर्मिस है, उन दोनों के बीच वाले भाग में पर्ण मध्योतक ऊपर की ओर नीचे की ओर पाए जाने वाले जो होते हैं दोनों तरफ के, उनके अंदर जो विविधता है वो पाई जाती है। जैसे ऊपर हम देखते हैं जो अपर एपिडर्मिस है उससे नीचे की तरफ तो पैलिसैड टिश्यू पाया जाएगा, और उससे नीचे लोअर एपिडर्मिस से ठीक आगे की तरफ और अन्य जो भाग हैं पत्ती की आंतरिक संरचना में, तो वहाँ पर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है। तो हम देखते हैं कि दो प्रकार की क्या होती है इसके अंदर उत्तक व्यवस्था होती है, यानी पैलिसैड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, और दोनों किसके भाग हैं, दोनों मीजोफिल के ही भाग हैं, ठीक है। दोनों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो पैलिसैड उत्तक होता है उनके बीच अवकाश नहीं होते, ठीक है, इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो नहीं पाया जाता, जबकि स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में जो सेल्स होती हैं उनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं जहाँ पर एयर भरी रहती हैं। तो हम देखते हैं कि पृष्ठाधारी पर्ण में जो उत्तक हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार की है, जाइलम और फ्लोएम वहाँ कैसे होते हैं। तो हम बहुत ही सामान्य सा इसका एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के साथ साथ जो पत्ती की दोनों ऊपरी और निचली अधिचरम है, देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है। एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की एक परत भी होती है, जैसे ये एपिडर्मिस है और इसकी क्यूटिकल की परत। फिर आ जाती है नीचे, ये आ गई इसकी लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब ध्यान रखने की बात ये है कि जो पृष्ठाधारी पत्तियां होती हैं जो कि अधिकतर डाइकोट में होती हैं, उनमें उनकी लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। अधिकतर कहाँ होते हैं, इसकी लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लोअर एपिडर्मिस पर। अपर एपिडर्मिस पर भी होते हैं, ध्यान रखना है, यहाँ भी क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। बीच में आ जाएगा इसमें ये वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल में ये इसका फ्लोएम है और नीचे इसका आ जाता है जाइलम। तो ये जाइलम हम बना देते हैं इस प्रकार से, और नीचे की तरफ इसका क्या है, ये ऊपर की तरफ क्या है इसका ये इसका फ्लोएम, ठीक है। अब बच गया इसमें बीच का मीजोफिल उत्तक। मीजोफिल उत्तक में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो देखिए ये है पैलिसैड कोशिकाएं, ये पैलिसैड टिश्यू है। आप देख सकते हैं खंभाकार कोशिकाएं हैं, खंबे जैसी आकृति की एक या दो परत में हो सकती हैं। एक परत में, ज़्यादातर एक परत में होती हैं। और फिर नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अवकाश के साथ अवकाश पाए जाते हैं बीच बीच में, और अवकाश के साथ ये कोशिकाएं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहलाती हैं। जो रंध्र हैं
उसके पास अवकाश थोड़ा बड़ा होता है, यानी स्पेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। तो जहाँ गैसों का विनिमय होता है रंध्रों द्वारा, उस क्षेत्र में कोशिकाओं में अवकाश ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यानी एक स्टोमेटल कैविटी पाई जाती है। ये इसकी स्टोमेटल कैविटी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर स्टोमेटल कैविटी ये वाली। ठीक है, अब जितनी भी ये कोशिकाएं हैं, तो ये तो जाइलम और फ्लोएम हो गया बीच में सेंटर में, इन सब में मीजोफिल कोशिकाओं में सब में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस करती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। तो इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सब में होता है ये। ठीक है, वैसे तो पत्ती की सभी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मिस में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो इस प्रकार की पत्ती जो है डोर्सीवेंट्रल लीफ कहलाती है। कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं। ये क्यूटिकल है, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, फिर आ जाती है पेलिसेड टिश्यू, और फिर आ जाएगा इसमें स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। दोनों भाग मीजोफिल के ही होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, दोनों भाग किसको बताते हैं, मीजोफिल को। फिर आ जाएगी लोअर एपिडर्मिस, और ये आ गए इसके स्टोमेटा। तो कंप्लीट डायग्राम आपके सामने है, और इसमें मैंने इसको काफ़ी आसान बनाने की कोशिश की है। डोर्सीवेंट्रल लीफ इसी प्रकार की होती है, और पृष्ठाधारी पर्ण के बाद अब किसी एक पृष्ठाधारी पर्ण की हम आंतरिक संरचना देख लेते हैं, किस प्रकार की होती है। किसी एक पृष्ठाधारी पर्ण की आंतरिक संरचना को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम लेकर के चलेंगे इसमें पर्ण कौन सी, कनेर की। कनेर की पत्ती आपके सिलेबस में भी है, तो कनेर की पत्ती में ही हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, कनेर की पत्ती में ऊपर ही ऊपर तो हम बनाएंगे इसमें एपिडर्मिस, डोर्सीवेंट्रल ही है ये भी। ठीक है, वो तो सामान्य संरचना मैंने बताई थी। अब एक पर्टिकुलर प्लांट में देख लेते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है। तो एक एपिडर्मिस सबसे ऊपर, ये हो गई इसकी एपिडर्मिस, और इसके ऊपर देखिए, ये ध्यान रखना है, ये कई परतों में होती है। ठीक है, कनेर में जो उसकी पत्ती है उसके अंदर एपिडर्मिस 2 या 3 स्तरीय पाई जाती है। तो ये देखिए 2 या 3 स्तरीय एपिडर्मिस है, और इससे ऊपर एक होती है क्यूटिकल, ये क्यूटिकल की परत है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है कि कनेर में मैंने आपको बताया था कि जब टैक्सोनॉमी में हम पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, तब मैंने आपको बताया था कि कनेर में उसकी पत्ती लैंसियोलेट यानी कि बालाकार होती है, और मल्टीपल एपिडर्मिस इसके अंदर पाई जाती हैं। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा इसमें षटभुजीय होता है। ठीक है, अभी हमने जो पीछे डायग्राम बनाया था उसमें तो गोलाकार या अंडाकार था, और इसके अंदर कैसा होगा, ये षटभुजीय होगा, और पेलिसेड उत्तक होगा। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम के साथ वैस्कुलर बंडल होते हैं। एक इसके अंदर कैविटी पाई जाती है निचली एपिडर्मिस में, दो जिसको हम स्टोमेटल कैविटी कहते हैं, और धसे हुए रंध्र इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है,
और एक साथ साथ बात ये भी है कि जो निचली एपिडर्मिस है, उस निचली एपिडर्मिस से कई रोम निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं, किस प्रकार का होता है इसका, अभी देख लेते हैं। तो पहले तो हम बनाएंगे, एक यहाँ पर बना लेते हैं, इधर हम कैविटी बना देंगे। तो ये हो जाता है इसका वैस्कुलर बंडल, ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल है, क्लियर। और फिर यहाँ पर देखें तो ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, इसके देखिए 2 या 3 स्तर स्पॉन्जी इसके पहली शेड उत्तक के होते हैं और 3 से 4 स्तर किसके होते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये इसका मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, 2 या 3 स्तर बना लिए बस बहुत है। और फिर इसके बाद ये षटभुजीय कोशिकाएं, ये इसकी कौन सी कोशिकाएं हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इस प्रकार से कहीं कहीं इनमें अवकाश भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि निचली एपिडर्मिस जो है उस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। निचली एपिडर्मिस भी 2 या 3 स्तरीय ही होती है। तो ये षटभुजीय कोशिकाएं जो बन रही हैं अभी, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, ठीक है। अब यहाँ से हम एपिडर्मिस बनाएंगे। तो ये एपिडर्मिस, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है इस प्रकार से एक कैविटी है, ये कैविटी बन गई इसकी। तो ये एपिडर्मिस की परतें हम पूरी बना देंगे। ये तो एक है, इसके बाद इसी के अंदर हम इसके 2 या 3 स्तर और बना देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पर जहाँ पर कैविटी है, तो यहाँ पर एक रंध्र, हम इसको धंसा हुआ रंध्र, एक कैविटी है यहाँ पर, ये स्टोमेटल कैविटी कहलाती है, और इसके अंदर ये धंसा हुआ रंध्र है, ठीक है, क्लियर। और बाकी इसकी परतें जो हैं एपिडर्मिस की, ये यहाँ जो किनारा है, यानी कि जिस तरफ क्या नहीं है, रंध्र नहीं है, उस तरफ ये 2 या 3 स्तर की होती है, ठीक है, और बाकी ये रंध्र वाली जगह पर 1 स्तरीय होती है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से निकलने होते हैं ये हेयर, इस प्रकार से ये हेयर है, जो कैविटी वाली जगह में ज़्यादा ही होती है, कुछ ये हेयर पाए जाते हैं इसके, ठीक है। और नीचे एक क्यूटिकल की परत और भी है, कनेर की पत्ती कुछ इसी प्रकार की होती है। और अब इसको हम पूरा कर देंगे इधर। ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पूरा डायग्राम बन गया। ये पहली शेड उत्तक, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं,
क्लियर? ये बन गया डायग्राम। अब आ जाइए यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की स्थिति इसमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि जाइलम कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। ये इसका जाइलम ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये जाइलम हो गया और फिर नीचे इसका हो जाता है फ्लोएम। ये हो गया। अब पहले इसको नामांकन इसका कर लेते हैं हम। तो नामांकन में देखेंगे सबसे ऊपर क्यूटिकल, किसकी पत्ती है ये है नीरियम इंडिकम, जो कनेर है उसकी है ये, ठीक है। क्यूटिकल के बाद ये मल्टीपल एपिडर्मिस, और मल्टीपल एपिडर्मिस के पास ये आ जाती है पैलिसेड, फिर आ जाएगा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये आ गया फ्लोएम, और जाइलम कहाँ है, ऊपर की तरफ है, वैस्कुलर बंडल हो गया। और फिर ये लोअर एपिडर्मिस, अब इधर देखें तो ये आ गई स्टोमेटल कैविटी, ये हैं इसके हेयर, ठीक है, और ये हो गया इसका स्टोमेटा। तो संकन स्टोमेटा इनके अंदर पाए जाते हैं। संकन स्टोमेटा क्यों पाए जाते हैं, अब देखिए इसको हम फिर से पूरा देखते हैं और एक एक बात करके बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि कनेर की जो पत्ती है वो बालाकार होती है, जैसे बाले की आकृति होती है उसी प्रकार से कनेर की पत्ती होती है। और कनेर की पत्ती में कुछ अन्य पत्तियों के मुकाबले कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि केवल यही होते हैं। एक तो मल्टीपल एपिडर्मिस पाई जाती है ऊपर की ओर, यानी एपिडर्मिस की एक दो परत ना होकर के 3-4 परतें होती हैं। इसके बाद नीचे की तरफ पैलिसेड उत्तक में देखें हम तो पैलिसेड उत्तक की भी 2 या 3 स्तर पाए जाते हैं। सब में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, खंभाकार कोशिकाएं हैं। फिर इससे नीचे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा इसमें होता है हेक्सागोनल यानी षटभुजीय, और यहाँ पर एक इस तरह से वैस्कुलर बंडल बनाया है। इस तरह से बहुत सारे वैस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, इधर भी होता है, इससे आगे भी। तो वैस्कुलर बंडल में जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, नॉट इन लोअर एपिडर्मिस। कहाँ होता है ये, अपर एपिडर्मिस की तरफ, और फ्लोएम नीचे की तरफ होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के साथ ये वैस्कुलर बंडल हो गया। और फिर इससे नीचे की ओर देखें हम तो ये लोअर एपिडर्मिस है, और लोअर एपिडर्मिस भी 3 या 4 परतों में होती हैं, परंतु जहाँ पर स्टोमेटल कैविटी है वहाँ पर ये एपिडर्मिस 1 या 2 स्तरीय होती है, ज़्यादातर मामलों में 1 स्तरीय ही होती है, ठीक है। और ये कैविटी के अंदर धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं और हेयर पाए जाते हैं। अब धंसे हुए रंध्र इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि जो कनेर का पादप है वो किस प्रकार का पादप है, वो है जीरोफाइट प्लांट, यानी वो ऐसे माहौल में पाया जाता है जहाँ पर शुष्क या अर्ध शुष्क अवस्थाएं पाई जाती हों। जैसे हमारे क्षेत्र में कनेर के पौधे काफ़ी मिल जाते हैं, तो हमारा क्षेत्र शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही आता है। ज़्यादातर जो ये वाला भाग है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश भी होती है पर्याप्त, लेकिन सूखा भी बहुत होता है, तो अर्ध शुष्क होता है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूर्णतया शुष्क माहौल पाया जाता है, तो वहाँ पर भी कनेर है, आक है, ऐसे पौधे मिल जाते हैं। इनमें
जल स्टोर करने की क्षमता भी पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर लेटेक्स पाया जाता है, इनकी पत्तियों में भी लेटेक्स पाया जाता है। और वो लेटेक्स कहाँ संचित रहता है? जो भोजन बनाने वाली कोशिकाएं हैं उन्हीं में ये संचित रहता है। ठीक है। लेटेक्स जो नेरियम इंडिकम का है वो कैसा होता है? टॉक्सिक होता है, यानी ये शरीर के लिए, हमारे लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। ठीक है। तो कनेर की पत्ती अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले कनेर में एपोसाइनेसी कुल का ये पादप है और पत्ती की आकृति बालाकार होती है। ये इसके सारे क्षेत्र हैं जो कि हमने इसमें पढ़ लिए हैं। और वैस्कुलर बंडल इसके अंदर संयुक्त समपार्श्विक और अवर्धी होता है। अवर्धी यानी कि बंद प्रकार का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। और इस बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल को एक मृदुतकी यानी एक पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से एक इसके चारों तरफ एक आवरण बनता है, वो इस वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए रखता है। ठीक है। तो आकार की और शारीरिकीय अनुकूलन जो है वो कई होते हैं कनेर की पत्ती में। एक तो ये मोटी होती हैं, चर्मिल होती हैं, यानी कि चमड़े जैसी होती हैं पत्ती। ऊपरी सतह चमकीली होती हैं, निचली सतह थोड़ी सी खुरदरी होती हैं और ऊपर वाली सतह कैसी होती है? चमकीली और मोमी होती है, क्योंकि लेटेक्स पाया जाता है ना इनमें। अधिचरम इनमें बहुस्तरीय होती है और जो अधिचरम की सबसे बाह्य कोशिका स्तर की जो कोशिका स्तर है, यानी कि ये वाला, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? एक क्यूटिकल पाई जाती है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। अंतराकोशिकीय स्थल विहीन खंभ तक पाया जाता है। ये सघन होता है, सघन का मतलब 3 या 4 स्तर इसके पाए जाते हैं। जो रंध्रीय अवगमन है या गर्त हैं उनमें स्थित रंध्र और रंध्र के साथ साथ इसमें कई रोम भी निकलते हैं। तो ये सब इसके अंदर मरुदभिदी अनुकूलन उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है। तो पृष्ठाधारी डोर्सी वेंट्रल या द्विपृष्ठीय पर्ण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और द्विपृष्ठीय पर्ण में मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस है उस दोनों तरफ के क्षेत्रों के ऊतकों में थोड़ा सा विभेदन पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर तो है पैलिसेड ऊतक और यहाँ पर क्या है? स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। लेकिन जो एक पृष्ठीय होती हैं उनमें दोनों क्षेत्रों में कोई खास अंतर नहीं होता है और इसका मतलब ये है कि ऊतक जो है वो दोनों एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। तो अगली पत्ती हम पढ़ेंगे समद्विपार्श्विक पत्ती, और वो भी कल की क्लास में। पत्ती समद्विपार्श्विक पत्ती पढ़ने के बाद इसमें हम मक्का की पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, गेहूं की पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, पर्णाभ स्तंभ, फाइलोक्लेड और फाइलोड, इन दोनों के बारे में पढ़ने के बाद और फिर हम चलेंगे द्वितीयक वृद्धि में। लेकिन द्वितीयक वृद्धि कैम्बियम से ही संपन्न होती है और कैम्बियम की इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर रे इनिशियल और फ्यूजीफोरम इनिशियल यानी कि रश्मि प्रारंभिकाएं और उसके साथ साथ तरकु रूपी कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। कैम्बियम में ये दोनों कोशिकाओं में से कौन सी कोशिकाओं से द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी कि ऊतकों का या कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो वो होती है कौन सी? फ्यूजीफोरम। ठीक है। तो कल की क्लास में देखेंगे हम समद्विपार्श्विक पत्ती के बारे में।